जहाँ बड़ी बहू सुधा चूल्हे में खाना बनाते हुए खिसिया कर बुदबुदा रही थी। मुश्किल से मचान पर से 7-8 तोड़ी टूट कर निकली है। ये भी बनने के बाद गलकर इतनी थोड़ी हो गई कि इतनी से तरकारी में 12-13 जनों को कैसे खिलाएंगे। गुंजा, चावल धो दिया हो तो जल्दी से ले आओ। जेठानी जी, अभी चावल नहीं धुला, इतनी देर से चंपाकल चला रही हूँ, लेकिन अभी तक अंदर से काई जैसा जमा जमा पानी निकल रहा है। हर महीने हम लोग इस मकान में रहने का 3-4 हजार रुपए किराया भर देते, लेकिन फिर भी पीने के लिए मीठा पानी नहीं लगा। इस हैंडपंप का खारा पानी पीना पड़ता है। गर्मी में पानी में किन किन रेत निकलती है और बरसातें लगते ही काई का जमा पानी निकलना लगता है। जितने का हमारे पति लोगों ने इस मकान का किराया भर दिया, उतने में ज्यादा नहीं तो 25 गज जमीन खरीद कर जड़ से घर बनवा लेते, तो एकदम मंजिल बनवा कर रह लेते। हर महीने कम से कम हम 5 बहू को टेंशन तो नहीं लेनी पड़ती कि मकान मालिक कब आकर किराए के लिए टोक जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस पानी से चावल धोने के लिए काई कैसे अलग करूं। तभी मंजली बहू रीता जुगाड़ लगाती है और एक सूती की कतरन हैंडपंप के पानी निकलने वाले मुंह पर बांध देती है, जिससे पानी साफ आने लगता है। लो, मैंने इस काई का जुगाड़ कर दिया, आप धो लो चावल। वैसे मानना पड़ेगा मंजली जेठानी जी के अद्धांसु जुगाड़ लगाया है आपने। अब हैंडपंप का पानी इस कपड़े से खुद ही प्यूरिफाई होकर छन कर आएगा। कुमुद ऐसा बोली रही होती तभी मौसम काला कर देता है। तेज तेज की बिजली चमकने के साथ आंधी उठ जाती है। लगता है तगड़ी आंधी पानी होने वाली है। अभी पूरी तरह खाना भी नहीं बना। देवरानी जी, जल्दी चावल धोकर दे दो, वरना बारिश आ गई तो चावल नहीं बन पाएगा। जेठानी जी, धो रही हूँ, एक तो इतने बड़े पतीले में चुल्लू भर चावल मुट्ठी में नहीं आ रहे। तभी देखते देखते तेज आंधी पानी बरसने लगता है। 5 जुगाड़ू बहुएं रसोई का सामान समेटने लगती हैं। अभी तो घटाएं एकदम साफ थी, एकदम से इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ से शुरू हुई। नुपुर, ये मिट्टी वाले मसालेदानी उठाकर अंदर ले चलो, नहीं तो भीग जाएगी। लाइए, उपले की टोकरी मुझे दे दीजिए जेठानी जी, मैं अंदर ले जाती हूँ। तब कुमुद चूल्हे पर चढ़ी सब्जी की कढ़ाई जल्दी से उठाकर मकान के अंदर ले जाकर रख देती है। बड़ी बहू सुधा जैसे ही आंगन में बना चूल्हा पन्नी से ढकने लगती है तो मूसलाधार बारिश के चलते अचकन की मिट्टी गल चुकी थी। हे भगवान जी, कितने जतन से मैंने धूप गर्मी में नदी के पास से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाया था और बारिश में मेरा चूल्हा टूट गया। अब खाना पीना किस पर बनेगा। बरसात में चूल्हा भीग कर टूट जाने के चलते सुधा को परेशान होते देखकर सास गोदावरी कहती है, बड़ी बहू, मिट्टी का चूल्हा ही तो था, भीग कर टूट गया तो टूट गया। वैसे ही सावन भदवा के मौसम में तुम खुले आंगन में खाना नहीं बना पाती, इसलिए तुम मुझे मिट्टी ला कर दे देना। मैं भंडार कोने में 2 मुंह का चूल्हा डाल दूंगी, एक बार में दाल भात बनकर तैयार हो जाएगा। बारिश के मौसम भर मकान के अंदर में ही खाना पीना कर लो। जहाँ एक तरफ पड़ोसी अड़ोसी बारिश के मौसम में अपने पक्के मकान में आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे, वहीं बरसात का मौसम लगा देखकर 5 बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इस किराए के मकान में पिछले 10-15 सालों से गोदावरी अपने 5 बेटों, 5 बहू और उनके 3 बाल बच्चों समेत किसी तरह टाइम काट रही थी। लेकिन छत दीवार कच्ची और कमजोर होने के चलते बारिश के मौसम में इन्हें टपकती छत के अंदर रहन सहन करने में काफी परेशान होना पड़ता था। मूसलाधार बारिश से उनके मकान की छत चूने लगती है। जेठानी जी, देखिए, बारिश की 2-4 बूंद नहीं पड़ती कि हमारा मकान चूने लगता है। क्या करेंगे? और क्या करेंगे, हर साल की तरह जैसे बारिश में बर्तन लगाकर एक जगह पर दही की तरह जमकर पानी इकट्ठा करते हैं, वही करेंगे, क्योंकि इस साल भी हमारे निखट्टू पतियों से मकान की छत पक्की नहीं करवाई गई। गुंजा के ताना कसने पर प्रभात भड़क जाता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। बस तुम लुगाइयों में से तो हम 5 भाइयों का घर में थोड़ी देर बैठना भी देखा नहीं जाता। अरे हमारा घर में रहकर खाना तुम सभी की आंखों में खटकता है। बस दिन भर घर के बाहर रहकर गधा मजदूरी करो, तब सब ठीक है। बस बस रहने दीजिए। आप 5 भाइयों की कमाई में तो जैसे आग लगी पड़ी है। पिछले साल बरसात से बोलते बोलते इस साल की बारिश की शुरुआत हो गई, लेकिन फिर भी आप 5 भाइयों से इतने पैसे भी नहीं जुड़े कि कम से कम घर की छत दीवार पक्की करवा दो। मैं तो करम फूट गया ऐसे निखट्टू पति से शादी करके। हाँ तो बोल देती अपने पिताजी को, कोई सरकारी सर्विस वाला पैसे वाला दामाद ढूंढ लेते। करवानी थी ना कमाते खाते परिवार में शादी। 2 टाइम की रोटी तो तुम्हें मैं ही कमा कर खिला रहा हूँ ना, कि तुम्हारे पिताजी। एक तरफ बरसात का कहर था, वहीं मकान के अंदर अपने बहू बेटे को इस कदर झगड़ा करते देखकर बिस्तर पर पड़े बीमारी की हालत में जूझते हुए हरिहर ने कहा, हे भगवान, अरे क्यों तुम मियाँ बीवी जब देखो झगड़ते रहते हो। अरे गोदावरी, इन दोनों को शांत करो, मेरा सिर दुखने लगा। ओहो, तुम दोनों मर्द लुगाई को लाज लग रही है कि नहीं थोड़ी भी? यहाँ तुम्हारे ससुर ने खटिया पकड़ रखा है और तुम दोनों झगड़ रहे हो। प्रभात, गुंजा, गरम मिजाज से मसले का निवारण नहीं निकलता। अब तो जो हालात सामने है उसे झेलना ही पड़ेगा। तभी बड़ा बेटा मनोहर नरमी से समझाता है, देखो तुम सब तो जानती हो, मानसून के मौसम में हमारा दिहाड़ी भत्ते का काम बहुत ही ठप हो जाता है।
वरना पक्का करवा देते। और वैसे भी किराए के मकान में रहकर खुद के पैसे लगाकर काम करने से मकानदार किराए में नहीं कटेगा। कुछ खाना बनाया है तो दे दो, हम खाकर काम पर जाएं। रीता बहू अपने देवर जेठ पति को खाना परोस दे। तभी रीता असहज होकर कहती है, माँ जी केवल सब्जी बन पाई है, भात बनाने जा रही थी, इतने में बारिश हो गई। रीता बहू देख, रात की कोई बासी कोसी रोटी बची हो तो दे दे। तुम पांचों के पतियों को इतनी समझदारी है कि चूल्हा टूटा पड़ा है तो टटका चावल कहाँ से मिलेगा। तब रीता थोड़ी थोड़ी सब्जी के साथ हिचकिचाते हुए रोटी परोसती है। जेठ जी वो सब्जी कम है इसलिए थोड़ी थोड़ी दी है। कोई बात नहीं, इतने में तो रोटी खा लेंगे। पांचों थोड़ी सी सब्जी के साथ छुआ छुआ कर रोटी खाते हैं और हल्की बूंदाबांदी में रोजी भत्ते के लिए निकल जाते हैं। तभी नुपुर दुखी भाव से कहती है, सब्जी कम होने के चलते हमारे पतियों ने पेट भरकर खाना भी नहीं खाया, थोड़ा अचार भी होता तो खा लेते बढ़िया से। जार का आधे से ज्यादा अचार तो बाल बच्चों ने खाकर खत्म कर दिया। उन्हें भी तो रोज अचार पराठा देते थे। ऊपर से इस साल तो बाजार में कच्ची कैरी भी इतने महंगे दाम पर बिक रही है कि सोचना पड़ता है। कुमुद की ये बात सुनकर रीता के दिमाग में जुगाड़ आता है। अरे जब बिना खरीदे ही आम का अचार लगा सकते हैं तो बेफिजूल के पैसे क्यों फूकना। आज कितनी देर तक पीट पीट कर आंधी पानी बरसा है, पता है जंगल में पेड़ से कितने सारे आम गिरे होंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो इससे पहले कि कोई और जाकर वो सारे आम बीन के ले जाए, चलो। तभी बारिश में भीगे हुए दोनों बड़ी बहू रीता सुधा के बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। माँ छोटी चाची आप सब लोग कहाँ जा रही हो, मैं भी चलूंगा। राजू बेटा हम जंगल जा रहे हैं, तुम्हारे लिए मीठे रसीले आम चुन कर ले आएंगे, तुम घर में रहो। थोड़ी देर में पांचों बहुएं जंगल पहुंच जाती हैं जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शाखाओं पत्तों पर जमी बूंदे गिर रही थी। जमीन पर बहुतायत के आम पेड़ से टूट कर गिरे थे, जिसे देखकर पांचों जुगाड़ू बहू खुश होकर जल्दी जल्दी चुनने लगती हैं। जरा देखो ये शहरी दशहरी कच्चे आम कितने बड़े हैं, पता है बाकी मालदे और लंगड़े आम की तुलना में इसमें काफी गूदा होता है और इसका अचार भी अच्छा लगता है और काफी समय तक टिकता है। वैसे कुछ देर की बारिश से मौसम के वातावरण में कितनी ठंडक आ गई है और पेड़ पौधों ने भी नहा लिया। तभी जंगल के बीच बनी मड़ई में से बूढ़ी दुलारी बाहर आती है। अब आई हो तुम बहुएं, मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही थी। कैसी हो दुलारी दादी, तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं तो एकदम चंगी वाली हूँ। पेड़ पौधों की शुद्ध ताजी हवा शरीर में लगती है, जंगल से ही फल चुनकर भरण पोषण कर लेती हूँ। वैसे दुलारी दादी आपको इतने घने जंगल में अकेले रहने में जंगली जीव जंतु का जोखिम नहीं लगता? रीता बहू इस जग में जानवरों से वफादार तो इंसान भी नहीं होता। एक कुत्ते को भी अगर तुम 2 टुक रोटी डाल दोगी ना तो इतनी भी खाकर संतुष्ट हो जाता और तुम्हारे घर के बाहर बैठकर पहरेदारी भी करेगा। ये तो है दुलारी अम्मा, हम पांचों भी जंगल में जब आते हैं तो काफी सुकून ठंडक मिलता है। दिल करता है यहीं पर बसावट कर लें, किराए की भी भारी चिंता सर से उतरे। तब नुपुर नदी के किनारे हरे साग निकले हुए देखती है। सुधा दीदी, रीता दीदी, वो देखिए बरसाते लगते ही नदी में साग पनप गया है। पर नुपुर साग तो सर्दी के मौसम में होता है, बारिश में कौन सा साग पात होता है? मेरे देखने में तो खरपतवार लग रहा है। गुंजा जी मुझे भी साग की अच्छे से परख है। ये लाल चौलाई का साग है, बाजार में बहुत महंगा बिकता है, मैं खोट कर ले आती हूँ। नुपुर नदी के अंदर उतरकर उस लाल लाल चौलाई साग को खोटने लगती है। तभी उसके पैरों के नीचे काफी सारे पत्थरों का आभास होता है। लगता है इस नदी में घोंगे और सीप भी हैं। नुपुर देखो मौसम खराब हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। हमारा चूल्हा भी तो टूट गया है, अब नदी के पास आए तो बलुआ मिट्टी ले लेते हैं। दोनों बड़ी बहू चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी निकालती हैं। वहीं नुपुर नदी में से ताजा साग खोद कर बाहर आती है। जैसे ही पांचों बहू घर पहुंचती हैं तो मकानदार राजू को मार रहा था। दादी मुझको बचाओ, मोटे खड़ूस अंकल मुझको मार रहे हैं, मुझको बहुत दर्द हो रहा है। मकानदार जी छोड़ दीजिए मेरे पोते को। हरामखोर कहीं का, तूने मुझे मोटा बोला, अभी देख मैं तेरी कैसी खाल खींचता हूँ। तभी रीता बीच में आकर अपने बच्चों को ले लेती है। हे भगवान, राजू तो ठीक है ना? मकानदार जी इतने छोटे मासूम से बच्चे को मारते हुए आपको मोह नहीं आ रहा था? अरे क्या किया मेरे बेटे ने? ज्यादा दूध की धुली मत बन गोदावरी की बहू। एक तो तूने अपने बेटे को इतना चस्का कर रखा है, मेरे मकान का दरवाजा तोड़ दिया, खर्चा तो मेरा बढ़ गया ना। एक तो तुम पांचों की कसम कभी भी टाइम पर किराया नहीं देते। खाली कर जाओ मेरा मकान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछले 2 महीने से दरवाजा उखड़ा हुआ है, हमने अपने पतियों से आपको खबर भी करवाई थी। एक तो आपको मकान में कुछ भी मरम्मत करवाने के लिए बोलो तो आप नहीं करते। छत भी एकदम कमजोर पतली चादर हो रखी है, ना तो आप पक्की करते हो और ना किसी साल सफेदी करते हो। मकानदार के अचार डालने के लिए बनकर बैठे हो।
रीता गुस्से में मकानदार पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है, जिससे वो भी पिनक जाता है। अच्छा जी, जिसका खाना उसी को आंख दिखाना। अरे ओ गोदावरी, समझा ले अपनी बहू को, ज्यादा प्रधान ना बने, वरना अभी सबको निकाल कर फेंक दूंगा, फिर दर दर भटकते फिरेंगे। रीता शांत हो जाओ, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मकानदार जी, अभी आप चले जाइए, हमारे पति आएंगे तो हम किराए के लिए बोल देंगे। इस महीने में मुझे पूरा क्लियर किराया चाहिए और 10 तारीख तक मुझे मेरा मकान भी खाली चाहिए। एक तरफ बरसात का मौसम था, वहीं दूसरी तरफ मकानदार घर खाली करने के लिए बोलकर चला जाता है। रात को पांचों भाई थैली में थोड़ा थोड़ा राशन लेकर आते हैं। ये लो, थोड़ा दाल चावल लेके आए हैं, खिचड़ी बना दो। आज भी आप पांचों भाई की इतनी आमदनी नहीं हुई कि सब्जी ले आए, बस छुच्छे दाल चावल उठाकर ले आते हैं, बच्चे खाते भी नहीं है। नूपुर, तुम ऐसे ताने मार रही हो जैसे हम भाई दिन भर बाहर बैठकर झक मार रहे थे, दिन भर खाली बैठे थे, शाम को दिहाड़ी लगी है, जितनी आमदनी होगी उतने में तो खर्चा लेकर आएंगे, अब क्या कोलू में सर दे दें? हे भगवान, दिवाकर नुपुर, तुम दोनों चुप हो जाओ। वैसे ही मकानदार खाली करने को बोल के गया है। क्या मकानदार ने खाली करने को बोला है घर? लेकिन क्यों? गोदावरी मनोहर को पूरी बात बताती है, जिस पर वो बौखला कर कहता है, अरे तुम लुगाइयों को क्या जरूरत है उस दुकानदार को मुंह लगाने की? अब ऐसे बरसात के मौसम में हम घर कैसे खाली करेंगे? और अब इतने सस्ते में मकान भी नहीं मिल रहा। दूसरे लोग 25-25 गज के पक्के मकान का किराया भी 5 से 6 हजार रुपए है, और अभी हमारा दिहाड़ी भत्ता का काम नहीं चल रहा। अब तुम घर ढूंढना। गुस्से गुस्से में पांचों भाई घर में बैठ जाते हैं, जिससे दिहाड़ी का काम भी छूट जाता है और घर चूल्हा भी नहीं जलता। तभी पूजा गौरी खाने के लिए ललकते हुए, मम्मी मम्मी, मेरे जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। क्या बना कर दूं तुझको गौरी? रसोड़े में एक मुट्ठी चावल भी नहीं पड़ा है कि पका कर दे दूं। चाची, चावल नहीं है तो हमें नमक तेल लगाकर रोटी दे दो, हम खा लेंगे। पूजा को रोटी मांगते देख के सुधा गुस्से में मनोहर को सुनाती है, आप पांचों भाई की मती में गोबर भर गया है क्या? 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला और आप सब घर में बैठकर ओल पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं। काम धंधा तुम जाकर कमाकर खुद चला लो घर। तभी पड़ोसन शशिकला मुंह में आकर बच्चों के लिए अपनी रसोई से खाना दे जाती है। ये लो सुधा, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और दाल मखनी है, तीनों बाल बच्चों को खिला देना। धन्यवाद काकी। ऐसे ही देखते देखते मकान खाली करने का मोहलत खत्म हो जाता है। मकानदार भरी बारिश में सबको मकान से बेघर कर देता है। अरे चलो फूटो सब मेरे घर से, और खबरदार जो यहाँ आज के बाद भटके। अरे अभी मकान के अंदर हमारा सामान रखा है, उसे लेने दीजिए। एक सुई भी तुम्हें मकान में से लेकर नहीं जाने दूंगा। एक तो तुम करीब मेरा 3 महीने का किराया पचा गए, अब एक एक चीज बेच के वसूल करूंगा। पांचों बहुएं बूढ़े सास ससुर बाल बच्चे और पतियों के साथ बरसती आंधी पानी में रोड पर चलने लगती हैं, जहाँ जल भराव था। आसमान में जोर जोर से बादल गरज रहे थे। मम्मी, मुझे पानी में डर लग रहा है और ठंड भी लग रही है, घर कब आएगा? घर तो हमसे छिन गया, कोई घर नहीं है। बारिश तूफान में थोड़ी दूरी तय करते हैं, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, जिससे हरिहर के सर से खून बहता है। राम जी, मनोहर के बाबूजी, लगता है इस बारिश में हम ढेर हो जाएंगे बहुओं। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब आइए। तब पांचों जुगाड़ बहुएं उन्हें जंगल में लाती हैं। सब लोग एक घने पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। पूरे जंगल में पेड़ों से पत्ते टूट कर गिरे थे, जैसे कि केले, बरगद, शीशम के पत्ते, जिसे देख बहुओं को जुगाड़ आता है। इस आंधी तूफानी बारिश में हम बिना घर के इस पेड़ के नीचे रात काट नहीं पाएंगे, हमें बसावट करनी होगी। देखो तूफान में कितने सारे पत्ते टूटकर गिरे हैं। पुराने जमाने में जब पक्के घर नहीं होते थे तो आदिवासी भी पत्तों के घर में गुजर बसर करते थे। पांचों बहुएं बरसात में भीग भीग कर पत्तों का आश्रय डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा के तीव्रता से तिनके की तरह बिखर जाता है, जिस पर नुपुर, इस तरह हम अपनी बसावट खड़ी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पत्ते हल्के हैं। तभी उन पांचों के पति भी मदद के लिए आते हैं और दिवाकर कहता है, देखो, बसावट करने के लिए पत्तों के साथ ठोस लकड़ी चाहिए होगी, तब बात बनेगी। हमें अपनी गलती का पछतावा है, हमें माफ कर दो। तब पांचों शीशम, देवदार जैसे ठोस पेड़ की लकड़ियां काट कर लाते और जमीन खोद कर नींव डालते हैं। तभी तीनों बच्चे एक पेड़ में से चिपचिपा पदार्थ ले जाते हैं। माँ देखो, हमें पेड़ से गोंद मिला। ये तरल पदार्थ मेरे हाथों में चिपक गया। रीता, ये पदार्थ हमारे घर में पत्तों को चिपकाने में मदद करेगा। बच्चों, ये पदार्थ और लेकर आओ। तीनों बच्चे उस पेड़ की छाल से गोंद इकट्ठा करके लाते हैं। तीनों बहू पतियों के साथ लगकर घर बनवाती हैं। 2 बहू नुपुर कुमुद भोजन की व्यवस्था में लगती हैं। देखो, मुझे जंगल में से कितनी सब्जी मिली है। ये जंगली गोभी, कुंदरू और अरबी के पत्ते, इसके पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। देखो, इस नदी के किनारे कितने सारे बड़े बड़े पत्थर थे, इसमें हम अपने लिए छोटी मोटी रसोई बना सकते हैं और सामान भी। तब दोनों पत्थर लकड़ी से जुगाड़ू रसोई बनाती हैं।
और उसकी छत को खजूर, केले के पत्ते और नारियल के पत्ते से टिकाऊ मजबूत करती हैं और ईंट पत्थर से जुगाड़ू चूल्हा बना लेती हैं। किसी तरह हमने इस पत्थर से जुगाड़ू चूल्हा तो बना दिया, लेकिन पकाने और परोसने के लिए हमें बर्तन की आवश्यकता लगेगी। और इतनी भीषण बारिश में तो इस जंगल में सूखी मिट्टी मिलना भी असंभव है, जो हम मिट्टी के बर्तन ही बना ले। कुमुद नुपुर ऐसा सोचकर बर्तनों की तलाश में आगे निकलती हैं, जहां उन्हें फलदायी महुआ का पेड़ दिखता है, जिस पर से सफेद मोती जैसे महुआ पूरे जंगल में चूक कर गिर रहे थे, जिसे देखकर कुमुद प्रसन्न हो जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जंगल में महुआ का पेड़ है। अब तो हमारे खाने का जुगाड़ हो गया। पता है, महुआ की रोटी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वो देखो कुमुद, इस बरगद के पत्ते कितने चौड़े हैं। गांव देहात में शादी विवाह में इसके पत्तल बनते हैं। हम इससे बर्तन बना सकते हैं। नुपुर उस बरगद की डाली से खूब सारे पत्ते तोड़कर अपनी बसावट में वापस आती है और खाना रखने के लिए बड़े बड़े बर्तन पत्तल बनाती है। वहीं दुलारी उन्हें जरूरत के लिए 1-2 मिट्टी की हांडी दे जाती है। ये लो बहू, ये मिट्टी की पतूकी ले लो, इसी में पका लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दुलारी दादी, आपने हमारी समस्या हल कर दी। चलो अरबी के पकौड़े बनाते हैं। मगर बिना तेल के पकौड़े कैसे बनाएंगे? तभी सुधा जंगल के थोड़ी आगे अरंडी के पेड़ देखती है, जिसमें फल लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसको जुगाड़पन सूझता है और वो उन फल पत्तों को तोड़ कर ले आती है। जेठानी जी, आप इन कटीले फलों का क्या करोगी? रीता, इसके अंदर अरंडी के बीज होते हैं, जिसको पेड़ने से तेल निकलता है। ये सुनकर रीता आश्चर्यचकित होती है। तब उन फलों में से बीज निकालकर सुधा उसे कूट कर तेल निकालती है। वहीं जंगल से ही उन्हें कच्चा हल्दी का पेड़ भी मिल जाता है और नदी में से नमक, जिससे वो स्वादिष्ट पकौड़े बनाकर परोसती हैं। वाह, ये अरबी के पत्ते के पकौड़े तो कितने करारे, खस्ता और स्वादिष्ट लग रहे हैं। खाने में पेट भर गया। सच में मनोहर भैया, और इस जंगल के ठंडे ठंडे वातावरण में बसावट करके खाने का अनुभव कितना खास है ना। ये लीजिए और पकौड़े खाइए, गरम गरम स्वादिष्ट लगेंगे। सुधा, हमको माफ कर दो। हमारी लापरवाही के चलते हम आज घर से बेघर हो गए। ये तो तुम पांचों के जुगाड़ की वजह से हम इस जंगल में बसावट कर पाए, वरना बेघर बिना छत के बारिश में भटक रहे होते। अब हम पांचों भाई मेहनत से कमाएंगे। अगले दिन तड़के सुबह सुबह पांचों जीविका उपार्जन करने में लग जाते हैं। तीनों भाई लकड़ी की कटाई करते हैं और 2 नदी में से मछली निकालते हैं। वैसे बरसात से इस नदी के पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। रोहू, मांगुर, बड़ी बड़ी मछली हाथ में पकड़ में आ रही हैं। हमने भी लकड़ी काट ली है, चलो अब बाजार चलते हैं। तब पांचों बाजार में जाकर मछली और लकड़ी बेचते हैं और नदी की ताजी मछली होने के चलते ग्राहकों में महंगे रेट में भी खरीदने की लूटमार मच जाती है, जिससे मछली बेचकर उनकी अच्छी आमदनी होती है। वहीं पांचों जुगाड़ू बहुएं भी जंगल के परती भूभाग में जमी काई को साफ सुथरा करके बरसाती मौसमी सब्जियां, साग जैसे कि चौलाई, भुट्टे की बुआई लगा देती हैं। थोड़े समय में उसमें से फसल फूट पड़ती है, जिससे अब पांचों रसोई में बनाने के लिए ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करती है और पांचों बहू बारिश में जुगाड़ू घर रसोई में सुलभता से रहन सहन करने लगती हैं।